Good morning, everyone. This is Dr. Rakavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. I hope all of you are doing well and keeping yourself safe during this COVID time. Now, what I believe is during a childbirth, not only a child is born, a mother is also born. So, Hamara at Healing Hospital, the aim is to have a healthy mother and a healthy baby at the end of delivery. We do not just aim at giving a healthy baby, but also a healthy mother. So today we'll be talking about what is high-risk pregnancy. Any factor which may be pre-existing before conception of the baby or which develops during the pregnancy and affects the life or health of the mother or the baby is referred to as, the pregnancy so far will be referred to as the high-risk pregnancy. Now, as I've already told you, this factor may develop प्रायर टू कंसेप्शन, जैसे कि कुछ लोगों को पहले डायबिटीज होती है, शुगर की प्रॉब्लम रहती है, या एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, दौरों की प्रॉब्लम रहती है, या फिर अनीमिया, खून की कमी होती है. इट मे डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जैसे यू मे हैव ब्लीडिंग, थ्रेटन अबॉर्शन आपको हो सकता है, प्लेसेंटा लोअर हो सकता है, यू मे डेवलप जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन. देन ड्यूरिंग लेबर, जब आपको लेबर पेन्स लगी हो तब हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जिसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे कि बेबी की पोजीशन ठीक नहीं हो, मैल पोजीशंस एंड मैल प्रेजेंटेशंस, बेबी फुटलिंग प्रेजेंटेशन हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, ट्रांसवर्स लाई हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, या फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, मोर देन 18 आवर्स आपको लेबर में हो गए हों, दैट इज कॉल्ड अ प्रोलॉन्ग लेबर पेन्स. इस कंडीशन को भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिना जाता है. आफ्टर डिलीवरी अगर प्लेसेंटा ठीक से आउट नहीं हुआ हो, टाइमली आउट नहीं हुआ हो, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, आपके ब्रेस्ट में कंजेशन हो जाए या ब्रेस्ट फीड ठीक से नहीं करा पाओ, उसके बाद अगर आपको पोस्टमार्टम हैमरेज हो जाए, आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, उसके अनीमिया हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस हो सकता है. सो इन सारी कंडीशंस को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में गिनते हैं. नाउ अगेन टू समराइज कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या क्या होती है, हम बात करेंगे. एल्डरली, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा है, शॉर्ट स्टेचर है, आपकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, ब्लीडिंग आपको हो रही है प्रेगनेंसी में, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको इवन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स लाइक प्लेसेंटा प्रीविया आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको इनकॉम्पिटेंस ऑफ सर्विक्स है, आपका सर्विक्स आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्दी नहीं है, आपको बार बार सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो रहे हैं, कोलेस्टासिस इन प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण लिवर का ओटीपीटी बढ़ना शुरू हो जाता है, बाइल एसिड्स एंड बाइल पिगमेंट्स स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड कोलेस्टासिस ऑफ प्रेगनेंसी. इस कंडीशन को भी हाई रिस्क माना जाता है बिकॉज दीज बाइल पिगमेंट्स एंड बाइल एसिड्स जो हैं ये बेबी के हार्ट में डेवलप सेव हो जाते हैं, जिससे बेबी को अरिदमियाज, आईयूडी या मिकोनियम पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज PIH. PIH इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें आपका बीपी बढ़ जाता है. दिस यूजुअली डेवलप्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. मोर देन 140/90 जब आपका बीपी बढ़ जाए, इसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, ऑन 2 ओकेजन्स एटलीस्ट 6 आवर्स अपार्ट. इससे आपकी यूरिन में प्रोटीन्स भी आने लगते हैं. इट मे बी एसोसिएटेड विद फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, बेबी का ग्रोथ कम हो जाता है एंड बेबी के आसपास फ्लूइड भी कम हो जाता है. अगर आपको अनीमिया हो, दैट इज आपका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम% से कम हो. इंडियन पॉपुलेशन में अनीमिया इज वेरी कॉमन. सो अगर अनीमिया हो तो आपके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके फ्लूइड बेबी के आसपास कम होना शुरू हो जाता है, डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बाद में भी आपको इसके कारण लैक्टेशन फेलियर हो सकता है एंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. एल्डरली ग्रैंड मल्टीपेरा, जिन लोगों को बहुत सारे बेबीज रहे हों, 2 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हुई हों, तो उन लोगों को भी हम हाई रिस्क मानते हैं. डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, उसे भी हाई रिस्क कहते हैं. नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर हमारा 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, या सिजेरियन के बाद 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ हो, तो उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानते हैं. कुछ कंडीशंस जैसे कि अस्थमा, एपिलेप्सी, लाइक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, जो प्रेगनेंसी से पहले हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं या हम उससे सफ़र कर रहे होते हैं,
then these conditions also need to be optimized before conception. आपके ड्रग्स, कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो आप ले सकते हो जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं, उनकी डोजेज ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब कुछ आपके डॉक्टर आपकी पेरी कंसेप्शनल विजिट और काउंसलिंग के टाइम डिसाइड होता है. ट्विन प्रेगनेंसी, आजकल आईवीएफ के थ्रू काफ़ी प्रेगनेंसीज होती हैं. आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसीज जो होती हैं देर आर मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ मल्टीपल प्रेगनेंसी. ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ट्विन प्रेगनेंसीज में अगेन प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस रहते हैं एंड ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. मैल प्रेजेंटेशंस होती हैं, बच्चा ब्रीच या ट्रांसवर्स लाइन में ज़्यादा पाया जाता है. सो इन कंडीशंस में भी हम लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी, कंसिडरिंग आईवीएफ प्रेगनेंसी प्लस ट्विन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, नाउ दिस इज वेरी कॉमन. RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जब मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो एंड फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो. We'll pause on for a minute to answer. Raman is asking is how much folic acid and when to be taken. Raman, this is a very good question. Folic acid is very important. जो हमारी high risk pregnancies हैं, if we take folic acid pre-conceptionally, मतलब pregnant होने से 3 महीने पहले अगर हम folic acid लेना शुरू कर दें, then in that case बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या हार्ट के डिफेक्ट्स या फिर जो रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. So folic acid 5 milligrams is to be taken 3 months prior to conception and at least 3 months after you are pregnant. Now coming back to RH negative pregnancy. RH negative pregnancy, like I told you, is a pregnancy in which mother's blood group is negative and father's blood group is positive. So what happens in 25% of cases, the baby's blood group is also positive. So mother forms antibodies against the baby's blood. इन केसेस में वी नीड टू डू रेगुलर टेस्टिंग. एक ICT नाम का टेस्ट होता है विच इज़ टू बी डन रेगुलरली. एक 12 वीक्स पे होता है, देन एक 28 वीक्स पे होता है एंड देन एट 36 वीक्स. एंड एक इंजेक्शन होता है NTD का इंजेक्शन विच इज़ टू बी गिवन एट 28 वीक्स इफ ICT इज नेगेटिव एंड देन एट डिलीवरी टाइम. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस प्रेगनेंसी में तो ये अफेक्ट करता ही करता है, बट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इंक्रीज करते हैं एंड देन ऑल्सो यू हैव अ पॉजिटिव बेबी, तो उस बेबी को रिजेक्ट करने के, उसके ब्लड को रिजेक्ट करने के चांसेस और बढ़ते जाते हैं विच रिजल्ट्स इन बेबी में हार्ट फेलियर हो जाता है, बेबी में जॉन्डिस हो जाता है और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. सो RH नेगेटिव अपना ब्लड ग्रुप हर इंसान को पता होना चाहिए. बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि मेरा B है, बाकी नहीं पता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि इट इज़ B नेगेटिव और B पॉजिटिव. हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज फ्लूइड डिसऑर्डर्स. फ्लूइड कम होना या ज़्यादा होना दोनों हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं. फ्लूइड अगर कम हो तो ऑब्वियसली बेबी का एक कुशनिंग इफेक्ट फ्लूइड प्रोवाइड करता है. बेबी उसमें अच्छे से फ्लोट करता है, कॉर्ड फ्लोट करती है, बेबी को सफोकेट होने के चांसेस कम होते हैं. सो अगर फ्लूइड कम है दैट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. और अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो उन केसेस में बेबी अपनी पोजीशन अटेन नहीं कर पाता, मैल प्रेजेंटेशंस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं. पेशेंट में गो इनटू लेबर अर्ली बिकॉज डिस्टेंशन हो जाती है यूट्रस की. एंड कॉर्ड प्रोलैप्स, जो नाड़ू होती है वो अचानक से बाहर आ जाती है अगर वाटर बैग रप्चर हो. सो ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं. सो बोथ oligohydramnios and polyhydramnios are high risk pregnancies. Now Kuljeet is asking, my doctor makes me do frequent sugar monitoring after abnormal GTT. Is it okay? Yes. Indian population, like I told you, Asian population में diabetes बहुत ज़्यादा common है. And pregnancy में there is an entity known as gestational diabetes mellitus जो हम डिटेक्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी गेट द टेस्ट डन एट 24 to 28 वीक्स विच इज GTT. कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, जैसे आपको पहले रिकरेंट अबॉर्शंस रहे हों या पहले आपका IUD या स्टिल बर्थ हुआ हो, आपका वेट ज़्यादा हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो या आपकी खुद की हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, इन सारे केसेस में हम GTT 24 वीक्स से भी पहले करा लेते हैं. नाउ वेन एवर GTT इज एबनॉर्मल, हम डायरेक्टली आपको कोई दवाई पर नहीं डालते. We try to control sugar by giving you diet and lifestyle modification.
जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप डाइट ठीक से लेते हैं, एंड वी डू अ रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ शुगर्स, जिसमें हम फास्टिंग शुगर और पोस्ट प्रांडियल शुगर्स करते हैं एवरी 7 डेज, ताकि ये देखने के लिए कि हमारी शुगर्स कंट्रोल में हो और कभी भी वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकें। सो इसलिए जीटीटी एबनॉर्मल आने के बाद फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग टिल यू डिलीवर इज नेसेसरी एंड शुड बी डन। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन केसेस आ रहे हैं पी प्रॉम, जिसमें क्या होता है कि लेबर पेन्स लगने से पहले, इनफैक्ट 37 वीक से पहले, विच इज नोन एज प्री टर्म डिलीवरी, पेशेंट्स को वाटर लीकेज हो जाती है, प्री टर्म लीकेज हो जाती है, पी प्रॉम हम इसे बोलते हैं। इसमें भी एक बार जब वाटर बैग होता है, वाटर बैग प्रोवाइड्स अ स्टेराइल एनवायरनमेंट टू योर बेबी, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना आ सकता है ना जा सकता है। सो एक बार वाटर बैग रप्चर हो जाए, then there are chances of infection to the baby. अगर तो नियर 34 वीक से होता है then we can safely deliver the baby. बट अगर उससे पहले हो जाता है, जो हमारी 28 to 34 वीक्स की विंडो है, then chances of infection to the mother, to the baby increase हो जाते हैं। इन केसेस में we put the mother at strict bed rest. प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट मदर को प्रोवाइड करते हैं। we give बेटनिसोल for fetal lung maturity. पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स रेट मॉनिटर करते हैं, एंड देन वी लुक फॉर एनी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन। एंड जब हमें लगता है कि कुछ भी डिटीरियोरेशन हो रही है और वी फाइंड दैट स्टेरॉइड मेच्योरिटी का इफेक्ट आ गया होगा, लंग मेच्योरिटी हो गई होगी, देन वी टेक आउट द बेबी। Jassi is asking, my sister has 2 previous preterm deliveries. What can I do to prevent the next one? Preterm deliveries, like I told you, any delivery before 37 weeks is preterm delivery. 34 to 37 weeks is relatively safe, and before 34 weeks, हमारे chances of baby going into the NICU, NICU increase हो जाते हैं. So preterm deliveries को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. If your sister has had 2 preterm deliveries, there are chances she might again have a preterm delivery. So इसके लिए हम इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पेरी कंसेप्शनल काउंसलिंग. प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर के पास जाना है. आपका वेट एडिक्वेट होना चाहिए. यू शुड नॉट बी ओवरवेट और अंडरवेट. आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. यू शुड हैव अ गुड प्रोटीन डाइट. देन आपकी रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी, योर मसल्स शुड नॉट बी वीक. यू शुड नॉट बी अनीमिक. आपका हीमोग्लोबिन नाइसली अराउंड 11-12 ग्राम% होना चाहिए. यू शुड बी स्टार्टेड ऑन सम प्रोटीन डाइट. इंपॉर्टेंटली आपको फॉलिक एसिड पे शुरू करना चाहिए 3 months प्रायर टू कंसेप्शन. एंड देन अ डॉक्टर हैज टू इन्वेस्टिगेट व्हाई प्रीटर्म डिलीवरीज क्यों हो रही थी. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है या कुछ इन्फेक्शन का सोर्स रहता है अंदर, in which case we might take a high vaginal swab and उसको कल्चर के लिए भेज सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं. then a 14 days course of antibiotics is good enough. बाद में भी, प्रेग्नेंट होने के बाद भी फॉलिक एसिड खाना है. फ्रीक्वेंट विजिट्स आपने अपनी, जितने डॉक्टर रूटीनली हम 4 वीक्स में बुलाते हैं till 28 weeks, there is a chance that doctor might call you frequently. आपके अल्ट्रासाउंड्स और इन्वेस्टिगेशंस इंक्रीज हो सकते हैं. उन सारी चीज़ों से कंप्लाई करना है. आपको रेगुलर विजिट्स पे जाना है, डॉक्टर की बात माननी है. देन रेस्ट एडिक्वेट लेना है, डाइट एडिक्वेट लेनी है, एंड अपने मल्टीविटामिन्स, आयरन एंड कैल्शियम आर टू बी टेकन. जो भी कॉज पता लगता है कि प्रीटर्म डिलीवरीज क्यों हो रही हैं, उसका जैसा भी ट्रीटमेंट डॉक्टर डिसाइड करता है, दैट हैज टू बी फॉलोड. Importantly, इसमें ये है कि if you are at risk for preterm deliveries, you should decide that you go to a multi-speciality hospital. You should not be delivering in a place where there is no facility for ICU for the baby. जहाँ निकू की फैसिलिटी बेबी के लिए ना हो, वहाँ आपको डिलीवर नहीं करना चाहिए. You should always get delivered in a place where there is a neonatologist, there is a pediatrician, there is around 24 hours doctors available, and basically a multi-speciality hospital. Now, Ani Rathor, what are the common risks in twin pregnancy? Twin pregnancy, yes, it is considered a high-risk pregnancy, but it is a very precious and a very beautiful pregnancy. So, risk factors बहुत होते हैं twin pregnancy में. First of all, there are chances of abortion. कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं बेबीज में. डाउन सिंड्रोम वगैरह के रिस्क, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है या डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी है, वो बढ़ जाते हैं. देयर आर चांसेस ऑफ यू गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर या
वाटर बैग प्रॉम जिसे बोलते हैं, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन बिकॉज देयर इज लिमिटेशन ऑफ स्पेस, बच्चों के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो अपनी मूवमेंट ठीक कर सकें। सो बेबीज की पोजीशन जिसे हम बोलते हैं हेड डाउन पोजीशन, वो अटेन नहीं हो पाती। कई बार बच्चा उल्टा होता है, कई बार बच्चा आड़ा होता है, ब्रीच या ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है। Then there is always a breech pregnancy, 34-35 वीक्स के पास they usually go into labor, so sometimes उनके वजन कम होते हैं। कई बार डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ होती है, एक बच्चा तो अपनी ग्रोथ अच्छे से अटेन कर लेता है, दूसरे बच्चे में डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ मतलब उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। सो ट्विन प्रेगनेंसी अगेन हैज टू बी मॉनिटर्ड नाइसली। अल्ट्रासाउंड्स, डेडिकेटेड अल्ट्रासाउंड्स होने चाहिए टाइमली विजिट्स पे आपने जाना है। फॉलिक एसिड यू विल कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड एडिक्वेट रेस्ट। हीमोग्लोबिन अपना अच्छा रखना है। हैव नाइस डाइट, आयरन रिच डाइट आपने लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। देर आर ट्विन एंड ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज जो इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ योर यूट्रस इज हेल्दी, वो आराम से 36-37 वीक्स पे डिलीवर करते हैं विद गुड वेट बेबीज एंड देर आर नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल टू द बेबीज। सो नेक्स्ट, ये सारी कंडीशंस जो अभी तक हमने डिस्कस की थी, दीज वर द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज इन विच द हाई रिस्क फैक्टर कम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। नाउ ड्यूरिंग लेबर आपकी प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, मोर देन 18 आवर्स, बेबी वेट एक्सेसिव हो सकता है, देन देर मे बी डिस्कॉर्डेंट यूट्राइन एक्शन, यूट्रस ठीक से कंट्रैक्ट नहीं करता, या फिर प्रेसिपिटेट लेबर हो सकती है इन विच यू डिलीवर विद इन 2 to 3 आवर्स। इस कंडीशन में कई बार ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है, यू मे गो इन टू PPH, यूट्रस ठीक से कंट्रैक्ट नहीं करता एंड डिलीवरी के होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग होती रहती है। देन डिलीवरी होने के बाद पर्प्यूरल फीवर हो सकता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण आपको फीवर आने लगता है, आपके TLC काउंट्स बढ़ जाते हैं। कई बार लैक्टेशन फेलियर हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, आप बच्चे को अच्छे से फीड नहीं करा पाते हो, आपको अच्छे से मिल्क नहीं आता है। सो ये सारी कंडीशंस आर हाई, दे कम अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। अगर the point which needs to be focused, if all these factors are managed properly, it is not necessary that high risk pregnancy will remain so. Even after having a high risk factor, you may end up having a normal delivery, a normal term delivery, a normal baby and a normal mother. So आपकी education होना, आपको पता होना, आपकी acceptance to the fact that you have some high risk factor and you need to properly monitor and consult for it is very important in managing a high risk pregnancy. Now, there are certain factors which run in families which also lead to high risk pregnancy. जैसे कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो ऑफ हैविंग डाउन सिंड्रोम बेबीज। डाउन सिंड्रोम बेबीज इज अ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी जिसमें एक क्रोमोसोम 21 में प्रॉब्लम होती है। द बेबीज विच आर बॉर्न विद डाउन सिंड्रोम आर मेंटली रिटार्डेड and it ranges, the severity of symptoms ranges, otherwise they may be normal, they may be just, their milestones may just be slow, to babies who may have heart defects, intestinal defects, who may not be able to survive. So Down syndrome detect karna, if you have a family history of Down syndrome, then you need to tell your doctor very clearly. If you yourself have a family मतलब आपकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, आपका प्रीवियस बेबी डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव था, या आपको अबॉर्शन करवानी पड़ी क्योंकि कुछ NT-NB स्कैन या डुअल स्क्रीन में गड़बड़ आई थी, देन यू नीड टू डिस्क्लोज दिस टू योर डॉक्टर। पहले 10-20 years बैक NT-NB स्कैन और डुअल स्क्रीन या डबल मार्कर रूटीनली हर प्रेगनेंसी में नहीं किया जाता था। Even today in government hospitals it is not done. There are many periphery hospitals and doctors जहाँ पर dual screen and NT-NB स्कैन नहीं किया जाता है। So यही पता लगता है हिस्ट्री पे कि एक बच्चा था, उनको बच्चा था जो खराब हो गया था, जो मेंटली रिटार्डेड था। डेडिकेटेड हिस्ट्री इज नॉट पॉसिबल इन दीज केसेस। सो इसको भी आपने अपने डॉक्टर को डिस्क्लोज करना है कि कोई फैमिली में कोई बेबी था जिसका मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम थी, हु वाज नॉट मेंटली स्ट्रांग, या फिर कोई बेबी ऐसी खराब हो गया था, तो दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज इज अ डिजीज विच eats a body like termites. आपको बाहर पता भी नहीं लगेगा what damage it is causing to your body and to your baby.
सो डायबिटीज़ की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांगली आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए अपने डॉक्टर को। एंड देन लाइक आई टोल्ड यू, ये डरना नहीं है आपने कि आपको मेडिसिन पे डाल दिया जाएगा या आपको इंसुलिन पे डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, एंड 90% ऑफ द पीपल इससे ठीक हो जाते हैं, उनकी शुगर्स अंडर कंट्रोल आ जाती है, स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नाउ विल टॉक समथिंग अबाउट प्रीनेटल या पेरीकंसेप्शनल काउंसलिंग। Again, very important for preventing and managing high risk factors. Aajkal, because women are getting very career oriented, which is actually not a bad thing, but then pregnancies delay ho rahi hain. It is to be realized that both your career and motherhood are important. ना करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ना मदरहुड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में 50-50% है। यू कैन नॉट think कि okay 40 years तक 39 years तक I'll be working and then I'll plan a baby, because then your body is not ready. So parents should be more open to their daughters कि आपके लिए बेस्ट क्या है. They should discuss and they should make aware कि first baby should be ideally planned before 30 years of age. उसके बाद complications बढ़ जाती हैं, तो there is no fun going through that trauma. So दोनों करियर और बेबी को साथ साथ लेके चलो. Nobody can plan these things, but then manage हो जाता है. Sugars are to be maintained before conception. Folic acid is to be taken. Your weight should be, your BMI should be normal. हम देखते हैं पंजाब बेल्ट में the people are obese. उनका वेट बहुत ज़्यादा. Nobody you'll see is less than 70 kgs. Every female, even in their young age, is 70, 65, 68. Maintaining a healthy body weight is very important if you want to have a uncomplicated pregnancy and a normal vaginal delivery. Then if you have some conditions like kidney condition or epilepsy, उनकी दवाइयाँ कुछ इस तरह से होती हैं which may harm your baby. So conceive करने से पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनकी डोजेस ऑप्टिमाइज करनी चाहिए. If there is a need to change the drug, that can be changed. Now, Annie Rathor is asking me, is the position of placenta have some effects on delivery? Which position? Yes. Now, what is placenta, Annie? Placenta is a disc-shaped organ जो आपकी यूट्रस पे अटैच होता है when you are pregnant. And placenta में एक cord attached होती है and वो cord baby को भी attached होती है. So, it provides nutrition to your baby. Normally जो placenta होता है वो यूट्रस के किसी भी पार्ट में अटैच हो सकता है और किसी भी पार्ट में अटैच हो सकता है, which is normal. What we worry about is placenta previa, जिसमें प्लेसेंटा आपके यूट्रस के माउथ पर या उसके साथ बिल्कुल चिपक कर अटैच हो जाता है. इन दैट कंडीशन जब लेबर पेन शुरू होती है, यूट्रस का माउथ डायलेट होना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग. वो इतना ब्लीड करता है कि मदर और बेबी दोनों की जान को खतरा हो जाता है. सो एनी पोजिशन ऑफ प्लेसेंटा इज गुड, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, फंडल, बट इट शुड नॉट बी इन योर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस. इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने देखा है कि अगेन बिकॉज ऑफ द करियर प्रॉब्लम सम गर्ल्स ट्राई टू कंसीव अर्ली, जल्दी 6 महीने का गैप है एंड विल कंसीव, एंड कई बार बहुत टाइम हो जाता है. सो बोथ ऑफ देम आर बैड. इफ यू हैव अ प्लान ऑफ हैविंग 2 babies, 3 years is the ideal gap which should be between 2 babies. इससे कम भी आपको अफेक्ट करता है और इससे ज़्यादा भी आपकी एज बढ़ जाएगी एंड then again you go through a high risk pregnancy. So interval between pregnancies for your body to recover, for your hemoglobin to recover, for your uterus to recover, for your iron stores to recover is very important. You should take a proper contraception counseling and do not plan a baby before 3 years. Immunizations should be complete. Tetanus, diphtheria, pertussis, swine flu vaccination these days, and up latest guidelines union ministry ki we can give COVID vaccination. So make a point that all your vaccinations are complete in the pregnancy. Smoking and alcohol is to be given up before conception. अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपकी फैमिली में बीपी की हिस्ट्री है, तो ट्राई टू हैव अ लो सॉल्ट डाइट. ऑयली और फैटी फूड अवॉइड करेंगे. थायराइड की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसकी डोजेज नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड एंड यू शुड हैव अ हेल्दी हीमोग्लोबिन. 11 से 12 के बीच में आपका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए. अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रह रहा है, गो विजिट अ डॉक्टर, get your thalassemia screening done. You may be suffering from thalassemia, which is very common in Asian population.
We have already discussed about maternal and fetal complications जो high risk pregnancy में हो सकती हैं. Obviously, मदर की ऑपरेटिव डिलीवरी सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड, एनी प्रेगनेंसी इन फैक्ट इज एसोसिएटेड विद ब्लड लॉस ड्यूरिंग अ नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन. तो अगर ब्लड लॉस एक्सेसिव हो तो आपको अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं. यू मे रिक्वायर आईसीयू स्टे, यू मे हैव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो. और ऑब्वियसली अगर आपके बेबी को प्रीटर्म डिलीवरी हमें करनी पड़ती है विच में बी आइट्रोजेनिक, दैट इज जो डॉक्टर करते हैं बेबी की सेफ्टी के लिए, या आप खुद ही दर्दों में चले जाते हो, in those cases baby may require an ICU stay. Again, repeatedly, the importance of discussing this topic is कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है एंड व्हाट यू रिक्वायर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. यू रिक्वायर अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर आईसीयू की फैसिलिटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड अवेलेबिलिटी एंड निकू न्यूनेटल आईसीयू की फैसिलिटीज अवेलेबल हों. नाउ मैनेजमेंट, अगर आपको पता लग गया है आपको क्या हाई रिस्क है, उसके अकॉर्डिंगली हाई रिस्क प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट होती है. अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है देन यू विल बी पुश टुवर्ड्स बेड रेस्ट. आपको प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट दी जाएगी. इफ यू आर ओवरवेट देन विल कंट्रोल योर वेट एंड आस्क यू टू डू एक्सरसाइज. यू शुड ऑलवेज हैव एन SOS नंबर ऑन योर फोन. कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच सकें. यू शुड मेक अ प्लान ऑफ एक्शन विद योर डॉक्टर. अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, डॉक्टर के साथ बैठिए एंड डिस्कस कीजिए कि अगर ये हो जाता है, कब हो जाता है, देन हाउ डू वी गो अबाउट दिस, हमारा प्लान क्या रहेगा. वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीपी जाता है तो आपका डॉक्टर आपको पहले से बता के रखेगा कि 4-5 साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ये आपने ध्यान में रखने. आपको कभी भी एक्सेसिव हेडेक हो, ब्लरिंग ऑफ विजन हो, एपिगैस्ट्रिक पेन हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न अचानक से चेंज हो गया हो, आपको यूरिन आउटपुट कम हो गया, इमीडिएटली रीच द हॉस्पिटल. इसी तरह हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. इन दोज केसेस यू विल इमीडिएटली रीच द हॉस्पिटल. अपना आयरन एंड कैल्शियम इनटेक ठीक रखेंगे. आपकी जो भी मेडिसिन हैं आप उसे टाइम पे लेंगे. अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखेंगे. फाइबर इनटेक अच्छा रखेंगे एंड frequent visits, frequent ultrasounds जैसे भी आपको बताएंगे. वन वेरी कॉमन क्वेरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि मैम जो अल्ट्रासाउंड्स बार बार हो रहे हैं वो हमारे बेबी को हार्म करेंगे. नो, दिस इज अ मिसकंसेप्शन. अल्ट्रासाउंड्स डू नॉट हार्म योर बेबी. इन फैक्ट दे आर रिक्वायर्ड कि हम टाइमली कोई भी अगर एबनॉर्मैलिटी हो रही हो तो हम उसे पकड़ लें और उसको ट्रीट कर सकें. So that was all about high risk pregnancy. I hope you have a normal pregnancy, but अगर आपको high risk pregnancy है then please consult your doctor, discuss with your doctor and have a safe delivery. That is all from my side. If you have any questions, we are available for tele and video consultation. Thank you so much.